डियर स्टूडेंट्स, ये राजनीति विज्ञान का आपका पेपर है जो 11th क्लास का भी हुआ है, तो उसकी बात करते हैं हम। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न रहे हैं और एक जिले में हुआ है, एक बच्चे ने भेजा है इसके सॉल्यूशन के लिए। और आप भी अपना पेपर चाहें तो भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ बना करके, पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए जैसा इस बच्चे ने भेजा है, बिल्कुल साफ। अभी आप देखेंगे पूरा पेपर, आंसर्स बताऊंगा मैं आपको। तो पीडीएफ आप भेजना चाहें तो 8469022568 ये हमारा नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने पेपर का पीडीएफ। ठीक है, इसके अलावा इस पे कोई कॉल ना करें, कोई मैसेज ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इसमें पूछा गया टीएच मार्शल नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं। टीएच मार्शल जो है नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं, तो वो 3 अधिकारों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे ब ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है, किसका विरोध करती है धर्मनिरपेक्षता? तो धर्म के वर्चस्व का या फिर धार्मिक वर्चस्व का। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए, किसके द्वारा गिराए गए थे? तो ये देखो, ये हिरोशिमा और नागासाकी जो है इस पे अणु बम गिराए थे, उस देश का नाम था अमेरिका ने। तो यहाँ पे जो है अ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विकास का मॉडल सर्वाधिक निर्भर करता है। तो विकास का मॉडल जो है ना, सबसे ज़्यादा जो निर्भर करेगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम निर्भर करता है किस पे? वो करता है ऊर्जा पे। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखिए, विकास के कारण निम्न में से किसे नुकसान नहीं पहुंचा है। तो विकास जब हमने किया है तो इसमें से किस में नुकसान नहीं पहुंचा है? तो सबसे ज़्यादा जो है वन्य जीवों को जो है नुकसान नहीं पहुंचा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो कौन सी है नुकसान नहीं पहुंचने वाली चीज़? वो है वन जीवों को जो है नुकसान नहीं पहुंचा। विकास के कारण निम्न में से किसे नुकसान नहीं पहुंचा है? तो वन्य जीवों को जो है नुकसान इनको ही पहुंचा है, और विस्थापितों को ही पहुंचा है, पर्यावरण को, धनी वर्ग को नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। तो स ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है, कौन से में किया गया है पंचायती राज संशोधन? तो 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत का संविधान लागू किया गया था, तो 26 जनवरी सन 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया। और इससे पहले जो है 26 नवंबर 1950 को इसको जो है पेश किया गया था, लागू नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। लोकतांत्रिक संविधानों में कानून निर्माण का निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाएगा? लोकतांत्रिक संविधान जो होता है, इसमें जो भी कानून निर्माण होते हैं उसका निर्णय जो है न्यायपालिका द्वारा लिया जाता है। ना तो राजा कर सकता है, ना जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, ठीक है, ना समाजवादी पार्टी, कोई भी ऐसा नहीं है। जो न्यायपालिका यानी कि न्यायिक जो समान अधिकार जिसके पास है वो है आपका द ऑप्शन। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात करें, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है कितनी मानी गई है? तो 18 वर्ष मानी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की खाली स्थान प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो क्या है? पंचायत की ग्राम सभा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ग्राम सभा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सरकार के प्रधान व उनके मंत्रियों को खालिस्तान कार्यपालिका कहते हैं। तो कौन सी कार्यपालिका कहते हैं इसको? राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ पे राजनीतिक जो है इसका आंसर हो जाएगा, राजनीतिक। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका व्यक्ति के खालिस्तान अधिकारों की रक्षा करती है, किसके? मौलिक अधिकारों की। जो भी उसके मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, कानून करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई। ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो न्याय जो है ये
प्राचीन समाज में जो है किस में जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था। इसके बाद जो है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं कौन हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो द्वारा ये लिखी गई थी, तो प्लेटो जो है इसके आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, इसमें पूछा गया है संगठनात्मक शासन व्यवस्था वाले दो देशों के नाम आपको बता देने हैं, तो अमेरिका भारत, ठीक है, अमेरिका और भारत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा 11वीं अनुसूची में दर्ज दो विषयों के नाम लिखने हैं, तो 11वीं अनुसूची में जो है कृषि विस्तार, कृषि को दर्ज किया गया था, ठीक है, और साथ ही साथ भूमि विकास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्थायित्व के दो कारण आपको बताने हैं, तो इसमें सामाजिक न्याय से जो है हम कह सकते हैं, सॉरी, भारतीय संविधान में स्थायित्व के दो कारण, तो दो कारण आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, तो राजनीतिक दर्शन आपको बताना है, आसानी से आप बता सकते हैं राजनीतिक दर्शन क्या है, तो हम कहेंगे इसमें जो है भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन जो है स्वतंत्रता है, समानता है, लोकतंत्र है, ठीक है, इसमें क्या है, स्वतंत्रता है, समानता है, ठीक है, उसके अलावा और क्या है, इसमें आपका जो सामाजिक न्याय भी शामिल किया गया है, तो सामाजिक न्याय भी है इसमें। उसके अलावा और क्या है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, है ना। लोकतंत्र भी शामिल है, ठीक है ना, लोकतंत्र को छोड़ना नहीं है, लोकतंत्र तो है ही है, लोकतंत्र आ गया तो मतलब बहुत कुछ आ गया। तो न्याय सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, तो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, सभी का क्या हो, इसका सभी की प्रतिबद्धता हो, ठीक है, इसका मतलब ये है। कोई दो व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया होगा। अच्छा, हमने तो राजनीतिक दर्शन क्या, सॉरी, भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, तो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, राजनीतिक एकता की संबद्धता जो है इसका राजनीतिक दर्शन है, ठीक है। अभी तो हमने जो बात की है वो पांचवें पॉइंट की बात करी है। अब यहाँ पे छठा जो पॉइंट है, सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय है जो व्यक्तिगत या सामूहिक ना होकर के पूरे समाज को देख करके न्याय की बात करे, तो पूरे समाज के न्याय की बात को हम क्या कहते हैं, पूरे समाज के न्याय की बात हो, किसी व्यक्ति की या किसी समूह की नहीं, पूरे समाज की ही न्याय की बात हो, तो उसे हम सामाजिक न्याय बोलते हैं, ठीक है। और कोई दो व्यक्तियों के नाम लिखना है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, तो इतने व्यक्ति हैं, इतने व्यक्ति हैं जिनके नाम आप लिख दोगे ना तो कमी नहीं है। ऐसे ही केवल अगर नाम बोल दूँ तो मैं भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, हैं, और उसके अलावा क्या है आपके लाल बहादुर शास्त्री भी लड़ चुके हैं और भगत सिंह हैं, मैंने बता ही दिया आपको। उसके अलावा कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद है, तो ये सारे के सारे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर चुके हैं, तो इन लोगों का नाम आप दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको कौन सा नाम लिखना है, यहाँ पे बोल दिया है कोई दो। इसके बाद में नीति के निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों का उल्लेख कर देना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, विधायिका के तीन कार्यों का उल्लेख कर देना, विधायिका कौन से तीन कार्य करते हैं, स्थानीय सरकार के महत्व को स्पष्ट कर देना है, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कर देना है इसको। संविधान आप देखेंगे तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है, इसके बाद जो है किसी भी देश का नहीं है भारत के संविधान के बराबर, इतना बड़ा संविधान है। और इतनी फिर इस संविधान को इतना बड़ा बना दिया इसको मॉडिफाई करते करते कि अभी ये संविधान में और भी संशोधन होने बाकी हैं, और आने वाले समय में बहुत सारे संशोधन आप देखेंगे। संविधान के महत्व को स्पष्ट भी करना है आपको, नकारात्मक स्वतंत्रता व सकारात्मक स्वतंत्रता में तीन अंतर लिखना है, और रॉल्स के न्याय सिद्धांत का वर्णन कर देना है, राज्य और राष्ट्र में तीन अंतर आपको बता देने हैं। अगला जो है धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को क्या क्या करना होगा, आज की दुनिया में शांति इतनी कमजोर क्यों है ये आपको बता देना है, भारत में विकास परियोजना के क्या लक्ष्य रखे गए हैं, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है निष्पक्ष न्याय के लिए, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है,
उसके अलावा भारतीय संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है? भारतीय संसद जो है कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है? न्यायपालिका नहीं लिखा है यहाँ पे, कार्यपालिका ध्यान रखना है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में संविधान के 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगर आप एमसीक्यू का क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार पेपर पे नजर डालिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 73वें संशोधन में हुआ था क्या, पंचायती राज व्यवस्था, और यही हमने ऊपर जो है एमसीक्यू में भी इसको टच किया था। तो ये चीज़ें कभी भी आपके काम आ जाती है। देखिए 73वां संशोधन जो है ये किसमें था, पंचायती राज, ठीक है। और यहाँ पर भी वही आंसर क्वेश्चन में ही लिख दिया आंसर। तो कई क्वेश्चंस में तो कभी कभी आंसर्स मिलते हैं। मैंने कई बार ऐसे पेपर्स देखे हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछा जाता है और उस बच्चे को जो है अगर आइडिया होता है तो पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेता है, तो एक दो क्वेश्चंस तो वहीं से पूरा कर लेता है वो। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है उसकी विवेचना कर देनी है। भारतीय संविधान की आलोचना को स्पष्ट कर देना है। उसके अलावा जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों को समझा देना, इसी में अथवा पाठ भी दिया गया है। आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या हैं ये आपको बता देना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है स्पष्ट कर देना, इसी में अथवा पाठ फिर से दिया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। विकास के मॉडल की प्रमुख आलोचनाओं का उल्लेख कर देना है। और विकास के मॉडल जो है ना इसको आप जरूर पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं ना। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको जब टीचर समझाएंगे तो बेहतरीन समझा पाएंगे। और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के लिए तो उसमें भी हम समझाएंगे, हर चीज़ को हम बेहतरीन तरीके से लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है ये आपको बताना है। तो हमेशा जब सामाजिक चेंज होती है, बदलाव होते हैं, नई पीढ़ी जन्म लेती है तो कुछ ना कुछ जो है संशोधन करने पड़ते हैं हमारे कानून प्रणाली में, कुछ आपके संविधान में, कुछ आपके सामाजिक तत्वों में, कुछ आपके रहन सहन के तरीके में। हर चीज़ आप देखते होंगे, आपके पिताजी किस तरह से रह रहे थे, आज आप किस तरह से रह रहे हैं और आने वाले समय में आपके बच्चे किस तरह से रहेंगे। तो हर चीज़ वहाँ पे चेंज होती जा रही है। पहले न्यूज़पेपर्स थे और बहुत ही रेयर लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दूर दूर दुकानों पे जा कर के पढ़ते थे, किसी के घर न्यूज़पेपर नहीं आता था। धीरे धीरे टेलीविज़न चालू हुआ, टेलीविज़न भी पूरे गांव में एक होता था जहां पर बैठ करके सभी लोग इकट्ठा होकर के महाभारत और रामायण जैसे सीरियल्स को देखते थे। उस समय ये धारावाहिक वारावाहिक जैसा इतना ज़्यादा नाटक नहीं था और चैनल ही मात्र दो ही चलते थे, एक मेट्रो और एक डीडी नेशनल। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा बदलाव आया, संचार प्रणाली ने थोड़ा सा अपने आप को पसारा और हम इंटरनेट तक के दायरे में पहुँचे। इंटरनेट की वजह से टीवी चैनल्स बढ़े और फिर लोगों के हाथ में जो है मोबाइल आ गए। अब जो है दुनिया सिमट के आपके हाथों में आ चुकी है, लेकिन उसका पछतावा भी है और जो है उसका फ़क्र भी है। सबसे ज़्यादा पछतावा है, फ़क्र कम है, क्योंकि अब जो है अनचाहे लोग जो पहले सोचते थे कभी बात करने के लिए एक दूसरे से तरस जाते थे, वो लोग बात करने के लिए करते थे और उस समय जब करते थे तो प्यार मोहब्बत ज़्यादा थी। अभी फ़ोन ऐसा हो चुका है कि कोई कभी भी सोते वक्त, जागते वक्त, रोते वक्त, धोते वक्त, किसी भी समय आपको आवाज़ लगा सकता है, आपकी फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आप चाहें कहीं पर भी हो, वॉशरूम में हो या फिर नहा रहे हों, आप अपना फ़ोन पहले देखोगे। तो ये सब चीज़ें जो है चेंजेस कर दी गई हैं, लाइफ को उथल पुथल बना दिया है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आगे पढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे और मज़ा आने वाला है पढ़ने में। अगर आप पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, मनोरंजक तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को है। सामाजिक चीज़ें आपको पढ़ाई में बहुत चीज़ें मिलती हैं, बस हम क्या है एक्चुअली टीचर्स भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो केवल क्वेश्चन आंसर से रटाने की बात करते हैं, चैप्टर खत्म करने की बात करते हैं, सिलेबस खत्म करने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, वो समय के हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। उसको टीचर को या फिर किसी को कराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को अगर 5 दिन का गैप भी मिलता है तो 5 दिन में अपने सिलेबस को कवर कर लेता है। बट इसका मतलब है केवल वो सिलेबस कर रहा है और सिलेबस का मतलब है केवल वो मार्क्स गेन कर रहा है और वो मार्क्स के लिए पढ़ रहा है। और मार्क्स जो है बाद में दुखी करते हैं। ये मार्क्स लेके आया बच्चा 90% लेके आया, लेकिन ज्ञान 0% है, क्योंकि उसने मार्क्स के लिए पढ़ा था, है ना, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ा था, अपनी समझदारी के लिए नहीं पढ़ा था, दूसरों को समझाने के लिए नहीं पढ़ा था। ये समस्याएं जो है आती रहेंगी देश में और इसको निदान आप ही कर पाएंगे और आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट करिए जो कि स्क्रीन पे आ चुकी है और आशा करता हूँ कुछ वीडियो से आप को जो संदेश देता हूँ उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है फीडबैक मिलेगा। आने वाले समय में आप लोग इस बात को समझेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें और सारे पेपर्स अवेलेबल हैं उनको देखिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। हर जिले का पेपर जो है मैक्सिमम रूप से अवेलेबल कराया जा रहा है जैसे जैसे समय लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।